अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नावल की एपिसोड नंबर 16, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। कुछ देर हंसी मजाक के बाद भी जान ने रुखसती की इजाज़त चाही और चारों दुल्हनों को रुखसत किया गया। कुरान पाक के साए तले सब दुल्हनों को बारी बारी रुखसत किया गया। कुरान पाक को शामिर, हमाद और चांद ने हाथ ऊंचा करके थाम रखा था। मीरब शामिर के, खदीजा हमाद के, आयजा नूर चांद के गले लगे हिचकियों के साथ रो रही थी। रूबा के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेशक वो रुखसत होकर वापस अपने ही घर जा रही थी, लेकिन शायद ये वक्त ही ऐसा होता है कि मजबूत से मजबूत इंसान को भी कमज़ोर कर दे। जैसे इस वक्त अहमद साहब के सीने से लगी रूबा रो रही थी। अपने सीने से लगी रोती हुई अपनी कुल मता को देखते शामिर और अदनान साहब की आंखें भी जबत से पूरी सुर्ख हो चुकी थी और इसने बामुश्किल अपने सीने से इसका चेहरा निकालकर हाथों के पुरों से इसके आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया था और साथ ही इसकी पेशानी पर बोसा देते सदा खुश रहने की दुआ दी। और फिर गाड़ी के पास खड़े सहराब और अदनान के करीब जाते शामिर ने मीरब का हाथ और अदनान साहब ने खदीजा का हाथ इसके हाथ में देते ख्याल रखने की तलकीन की थी। और साथ ही शामिर ने और हमाद ने आगे बढ़कर एक बड़े भाई की तरह सभी रंजिशों को दिल से निकालते हुए इसे अपने सीने से लगाया था, जिसके बदले इसने भी इसके गिर्द अपना हिसार बनाया जो दिल से था, या फिर रस्मी ये कह पाना फिलहाल मुश्किल था। और इससे अलग होते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हमाद ने, खदीजा शामिर ने मीरब को गाड़ी में बैठने में हेल्प की थी। जिसके बाद इसी तरह कुरान पाक के साए तले आयजा नूर की भी रुखसती हुई, जिसने रो रो कर अपनी तबीयत को ख़राब कर लिया था। बारी बारी सब दुल्हने अपने बाप और भाइयों के सीने से लगती रोते हुए सबकी आंखें अश्कबार कर गई थी, जिन्हें बहुत मुश्किल से समझाने बुझाने के बाद चुप करवाया गया था। और फिर सबको बारी बारी फूलों के साथ सजी गाड़ियों में बिठाते रुखसत कर दिया गया। दिन के रवाना होते ही शामिर भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था और इसमें बैठते गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचते ही कुछ रस्में अदा करने के बाद बीजान ने इन दोनों की थकावट का ख्याल करते हुए इन्हें मीरब को, सहराब और खदीजा को शहरयार के कमरों में पहुंचा दिया था, ताकि वो लोग कुछ देर आराम करके अपनी थकावट उतार सके, जब तक सहराब और शहरयार अपने दोस्तों से फारिग नहीं हो जाते, जिन्होंने इन दोनों को अपने घेरे में ले रखा था। दूसरी तरफ बीजान के दूर के रिश्तेदार जो यहाँ ठहरे थे, इन्हीं में से कुछ लड़कियों ने खदीजा और मीरब को कमरे में छोड़ा और फिर वो सहराब और शहरयार का इंतजार करने का बोलकर बाहर चली गई। जिनके जाते ही मीरब ने बेड ग्राउंड से टेक लगाते कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके इन्हें सुकून पहुंचाने की कोशिश की थी, जबकि खदीजा बेड पर बैठे शहरयार का इंतजार करने लगी और साथ साथ ज़ैफ़ा की बातों को याद करते इसके लफ्ज़ मुस्करा रहे थे, जिसने आज इसे शहरयार के नाम से छेड़ते हुए जज कर दिया था। आयजा नूर की तो इतना भारी जोड़ा पहनकर मुसलसल बैठने की वजह से तबीयत खराब हो चुकी थी। हमाद की कुछ कज़नों ने इसे कुछ हल्का फुल्का खिलाने के बाद हमाद को अंदर भेजने का बोलती हुई वो बाहर आ गई थी। शामिर ने गाड़ी का रुख घर के बजाय किसी और रास्ते पे डाला तो रूबा ने हैरत से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम। जहन्नुम में चलोगी? अपने सवाल का उल्टा जवाब पाकर रूबा गुस्से से बोली, वो जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम जाओ, मुझे बेशक रहने दो। भूल है तुम्हारी डियर रूबा कि मैं तुम्हें जहन्नुम में भी तनहा छोड़ूंगा। परेशान ना होना, इत्मीनान रखो, जन्नत में जाऊं या जहन्नुम में, हर जगह तुम हमेशा मेरे को ही पाओगी। ढीठों वाला जवाब सुनकर रूबा सुलग उठी और भड़क कर बोली, ढीठ इंसान, कभी सीधी बात का सीधा जवाब ही दे दिया करो। कितने अरमान थे मेरे, जब मैं रुखसत होकर घर जाऊंगी तो हर बहू की तरह मेरा भी शानदार वेलकम होगा। आप ही भाईजान मेरी राह देख रहे होंगे और अब तुम पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। शामिर अभी कोई जवाब देता, इतने में इसका फ़ोन बजा तो गाड़ी एक साइड पर डालकर कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ से इसे अहमद साहब की गुस्से में भरी आवाज़ सुनाई दी, खबीस इंसान, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? वो इसके कॉल उठाते ही इस पर गरजे थे,
तुम तो हमसे पहले निकले थे। मैरिज हॉल से लेकर घर तक का सफर 20 मिनट का है, कहाँ पर रह गई हो तुम लोग। शामिर बेजारियत से पहले अपने बाप की बात सुनकर इनके खामोश होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वो चुप हुए फिर वो बोला, हो गया आपका ससुर जी, आपने अपनी लाडली को ब्याह दिया ना, तो अब आपका काम है सुकून की नींद सोना, ना कि हमें डिस्टर्ब करना। और अगर नींद नहीं आ रही तो अपनी जोजा मोहतरमा के साथ बैठकर अपने होने वाले पोता पोती के नाम सोचे। जब तक मैं इनको दुनिया में लाने के इंतजामात करके आता हूँ, कल शाम से पहले मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं वलीमा पर। अल्लाह हाफिज। शामिर अहमद साहब का खून चलाकर बिना इनका जवाब सुने कॉल कट कर गया और रुबा की तरफ देखा, जो गुस्सा और शर्म से सुर्ख अनार हो चुकी थी, जिसको देख के शामिर का कहका गाड़ी में गूंजा। क्या कह रहा है अहमद साहब? शामिर कहाँ रह गया? फोन बंद होते ही आमना बेगम ने शोहर से पूछा तो वो गुस्से से बोले, सच्ची बताएं आप आमना बेगम, क्या खा के इस बेशरम इंसान को पैदा किया था? पर हुआ क्या है, कुछ बताए तो सही। पहले कभी आपके चहीते ने किसी बात का सीधा जवाब दिया है जो अब देगा? नहीं आने वाला, घर चल के आराम करें। अहमद साहब आमना बेगम पे गुस्सा निकालते अपने कमरे की तरफ चल दिए। 100 बेशरम इंसान मरे होंगे शामिर, तब जाके तुम पैदा हुए होगे। शर्म भी तुमसे पनाह मांगती होगी। रुबा ने इसे तासुब से देखते कहा, हाँ नाइस, कोई और बात करो स्वीट हार्ट। रुबा की बात पे शामिर इसे और तपाता गाड़ी आगे बढ़ा गया। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे पागल आदमी? घर में इतने मेहमान हैं, क्या सोचेंगे सब? दुल्हन दुल्हा कहाँ गायब है? रुबा की बात सुनता शामिर गुस्से से इसे घूर कर बोला, भाड़ में गए मेहमान और भाड़ में गई सब रस्में। अब तक जितनी भी रस्में की वही काफी है तुम्हारे लिए। बहुत ले चुकी तुम मेरे सब्र का इम्तिहान। अब वक्त आ गया है तुम पे अपनी शिद्दतें तुम पर नछावर करके तुम्हारी इस गज भर जितनी चलती लंबी जबान पर लगाम डालूं। और ये जो तुम मॉम डैड को आपी भाईजान बोलती रहती हो ना, आज से तुम इन्हें इस नाम से नहीं पुकारोगी। ये रिश्ता तुम्हारा इनसे शादी से पहले तक का था, अब वो तुम्हारे सास ससुर हैं। आइंदा तुम मामा बाबा या सीधे तरीके से सास और ससुर जी कह दिया करोगी, पर आज से आपी भाईजान नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मरो नहीं, इसी शहर में है, कहीं दूर नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं तुम्हें, इसीलिए तो मैं यहाँ लाया हूँ अपनी गोल्डन नाइट को यादगार बनाने। शामिर ने गाड़ी से निकलते इसे भी साथ निकाला था। यहाँ शामिर का अपना ज़ाती कॉटेज था। ब्लैक गोल्डन शेरवानी पहने, भूरे सिल्की बालों को अच्छे से सेट किए, एक स्टाइल से चलता रुबा के पास आकर इसकी तरफ का डोर खोले बाहर निकलने में इसकी मदद करने लगा। कॉटेज के पास आकर दोनों ने एक निगाह एतराफ में दौड़ाई। जंगल के दरमियान बना ये खूबसूरत कॉटेज इस वक्त कैंडल्स की रोशनी से जगमगा रहा था। कॉटेज के दरवाजे से लेकर कॉटेज के लॉन्च और कमरे तक का फ्लोर गुलाब के फूलों से ढका हुआ था। शामिर ने रुबा को लेकर कदम रूम की जानिब बढ़ाए तो दरवाज़ा खोलने पर नजरें सामने खूबसूरती से सजे बेड से जा टकराई। बेड की पिछली साइड पर लगी शामिर और रुबा की तस्वीर फेरी लाइट्स में जगमगा रही थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। मुख्तलिफ डिजाइन की कैंडल्स जलती हुई रूम की फजा को रोमानवी बना रही थी। शामिर ने सोफे के पास आकर बॉक्स खोलकर देखा, जिसमें रुबा के लिए एक ब्लैक कलर की साड़ी मौजूद थी। साड़ी को देखकर शामिर की नज़रों के सामने रुबा का दिलकश सरापा लहरा गया। इस साड़ी को इसने दोबारा फिर इसी बॉक्स में वापस रख दे, इसे सोफे पर रखकर जैसे ही रुबा की जानिब कदम बढ़ाए, रुबा के पीछे रोजली को देखते इसने सख्ती से अपने लब भींच लिए। क्या कर रही हो यहाँ तुम? सख्त लहजे में घुरा कर पूछा तो रोजली के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने, बालों को कंधों पर खुला छोड़े वो इस वक्त किसी भी मर्द को बहका सकती थी। रुबा को हाथ से एक साइड पर करते हुए वो शामिर के पास छोटे छोटे कदम लेती एक अदा से आकर बोली, ओह कम ऑन शामिर, आई नो ये सब तुमने मेरे लिए किया है। तुम जानते थे कि मैं पाकिस्तान आने वाली हूँ, इसीलिए ये अरेंजमेंट्स किए ना। शामिर ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींची। अगर वो मजबूर ना होता तो इस लड़की को इसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ देता। 1 सेकंड के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना मैं दूसरे सेकंड में तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा, वो धारते हुए बोला। तो रोजली ने डर के मारे 2 कदम पीछे लिए, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट हनूज कायम थी। अब तुम अपनी दोस्त के साथ ये सलूक करोगे जाने मीर? रोजली ने अपने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेर कर
मुस्कुराते हुए कहा, मगर अगले ही लम्हे रोजली को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई जब शामिर ने इसकी गर्दन को दबोचकर इसे जमीन से जरा ऊपर को उठाया। आइंदा मुझे इस नाम से पुकारा तो जबान गद्दी से खींच लूंगा। इसका हक सिर्फ मेरी बीवी के पास है। अपना मकरूह चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तो छोड़ो नहीं कहती। शामिर की शेरवानी को खींचते इसके सीने पर हाथ मारते खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वो बोली तो शामिर ने एक झटके से रोजली की गर्दन छोड़ दी, जिस पर इसने गिरने के डर से शामिर की शेरवानी को मुट्ठियों से दबोचते गहरे गहरे सांस लेकर अपना बिगड़ा तनफ्फुस ठीक करने की कोशिश की, जो कि शामिर के गला दबाने पर बुरी तरह से बिगड़ चुका था। तुम बहुत जालिम इंसान हो, भारी लहजे में किया इस लड़की का शिकवा रुबा का दिल बुरी तरह से धड़का गया। मैं सफाक जानवर हूँ, इस लड़की की थोड़ी को दबोचते सर्द लहजे में कहते हुए जब इसने गैर इरादी नजर सामने उठाई तो पलटना भूल गई, जिसे वह गुस्से में इग्नोर कर चुका था। रुबा अली बेयकीनी और नम आंखों में शिकवे लिए शामिर को ही देख रही थी, फिर ऐसा से कदम पीछे लेती झटके से पलट गई, जबकि शामिर अभी भी वही साकित खड़ा था। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं दुबई और पाकिस्तान के मीडिया में तुम्हारे खिलाफ मौजूद सभी राज खोल दूं और तुम पल में आसमान से जमीन पर आ गिरो अपनी बहन की तरह, तो यहाँ से दफा हो जाओ। रोजली को अछूत की मानिद धक्का देते हुए वो धाड़ते हुए बोला और बाहर की जानिब दौड़ लगाई। तेज तेज कदम लेती, अपने हाथों से आंसू पोंछती अनजान रास्ते पर आगे वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ आते हुए तो ध्यान के सभी धागे तो शामिर से जुड़े हुए थे। वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते पर है, इसे कुछ खबर नहीं थी। अगर कुछ मालूम था तो बस ये कि इन रास्तों की मंजिल शामिर है, मगर वहां जाकर मालूम हुआ जिसे वो मंजिल समझ रही थी वो तो एक सैराब था। रुबा रुको, मेरी बात सुनो यार। शामिर के चिल्लाने की आवाज़ पर रुबा के कदम ठिठक कर रुके। एक झटके में पलट कर अपनी जानिब आते शामिर को देखा, जिसके चेहरे के हवास उड़े हुए लग रहे थे। भागता हुआ वो एक ही जुस्त में रुबा के करीब पहुंचा। मुझे तलाक दो शामिर, अभी के अभी नहीं रहना मुझे तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ। रुबा शामिर की जानिब कदम बढ़ाते चला कर बोली तो शामिर ने सख्त नज़रों से रुबा को घूरा। दोबारा ये लफ्ज़ मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। बिना रुबा की मज़ाहमत को खातर में लाए इसे खुद के करीब करते सर्द लहजे में वो इसके मुंह पर धड़ा तो रुबा ने नम शिकवा किना नज़रों से शामिर को देखा। कौन सा धोखा दिया है मैंने तुम्हें? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? रुबा की कमर में बासु लपेटकर इसे खुद में भेजते हुए चिल्लाकर कहा तो रुबा ने नफरत से चेहरे का रुख फेर लिया। शामिर कुछ पल तो खामोशी से रुबा के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और फिर एक झटके में रुबा को अपनी बाहों में भरकर अपने कदम कॉटेज की जानिब बढ़ाए, क्योंकि वो जानता था रोजली रुकने की गलती यहाँ कभी नहीं करेगी। अभी तक वो वहाँ से चली गई होगी। छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। शामिर के सीने पर मुक्कों की बरसात करते वो चिल्लाकर बोली, मगर शामिर इसकी चीखों पुकार के बदले कान लपेटे नाक की सीध में चलता जा रहा था। इसके चेहरे के तासुरात सपाट थे। कोठीज में दाखिल होकर पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद किया और कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। मुझे नहीं जाना वहाँ शामिर जहाँ तुम अपनी महबूबा के साथ वक्त गुजार चुके हो। शामिर के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए चिल्लाकर बोलती शामिर ने सर्द नज़रों से रुबा को देखा और कमरे में दाखिल होकर पटकने के अंदाज में रुबा को बेड पर लेटाया तो रुबा एक झटके में नीचे उतरकर शामिर के रूबरू आकर खड़ी हुई। खूबसूरत नीली आंखें इस वक्त रोने की वजह से सुर्ख पड़ चुकी थी। आंखों का मेकअप इर्द गिर्द फैल चुका था। सुर्ख भरे भरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे, जिनको देखकर शामिर का दिल बेसाख्ता धड़का। 2 कदम के फासले को समेटकर अपना दायां हाथ रुबा की गर्दन और चेहरे के दरमियान रखकर गुलाब सी नाजुक पंखड़ियों को महसूस करना चाहा। इससे पहले रुबा ने शामिर के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर धकेला तो शामिर एकदम से चौंक कर होश में आया। कितनी अजियत दोगे मुझे मीर? मेरा कसूर इतना तो ना था जितना तुमने बना लिया। तुम ना महरम थे तब तुमसे मेरी रिश्ते की नौयत कुछ और थी। अगर मैंने तब इनकार कर भी दिया था तो क्या गलत किया था? मुझे सिर्फ एक बात बताओ शामिर, आप ही के तुमसे एक बार शादी के कहने पर मैंने इनकार किया नहीं किया ना? क्योंकि मैं जानती थी ये बड़ों का फैसला है।
हमारे इस रिश्ते पर लोग सवाल नहीं उठा सकेंगे। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे खुद के करीब आने पर तुम्हें कभी धुतकारा? नहीं ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किस बात की सजा दे रहे हो मुझे तुम? अगर तुम्हें इन सब से ही ताल्लुक बनाने थे तो मुझसे अपनी नफरत का इजहार वैसे ही कर लेते। मुझे क्यों इस घुटनज़दा रिश्ते में बांधा? अपना गिरेबान पकड़कर फूट फूट कर रोती रुबा को शामीर ने संजीदा नजरों से देखा और फिर रुबा की गर्दन में हाथ लपेटकर इसका रुख बेड की तरफ किया। अगर मैं यहाँ किसी और के साथ होता तो यहाँ तुम्हारी नहीं उसकी तस्वीरें होती। मैं तुम्हें अपने किरदार की वजाहत नहीं दूंगा। वो कौन थी, यहाँ क्यों थी, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मुझ पर यकीन है तो इस बात को मान लो, मेरा इससे या किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक ना था और ना है। रुबा के कान में सरगोशी करते अपने लब इसके कान की लो पर रखकर वो 2 कदम पीछे हुआ। शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और सफेद बुनियान को भी उतारकर दूर उछाली। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हक है मेरा तुमसे सवालों जवाब करने का। रुबा ने सामने सोफे पर टेक लगाकर बैठते शामिर को देखते नम लहजे में कहा तो शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। बीवी के तो और भी बहुत से हकूक व फराइज होते हैं, जब वो पूरे नहीं हुए तो सवाल जवाब भी रहने दो। सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाते हुए कहा तो रुबा को आंसुओं का गोला अपने हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ। तो फिर ये सब तुम मुझे तकलीफ देने के लिए कर रहे हो? नजरें शामिर के चेहरे से हटाकर इर्द गिर्द दौड़ाते हुए पूछा तो इसका दिल बेसाख्ता धड़का। वाह, तुम तो बहुत जल्द समझदार हो गई, इम्प्रेसिव, शामिर ने तंजिया लहजे में कहा तो रूपा ने नम नजरों से शामिर के वजीहा चेहरे को देखा। इधर आओ। अपना दायां हाथ रूपा की जानिब बढ़ाते हुए नरम लहजे में इसे अपने पास आने का इशारा किया तो रूपा ने एक नज़र शामिर के बढ़ाए हुए हाथ और फिर शामिर के खूबरू चेहरे को देखा। गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। वो नहीं समझ पा रही थी कि कैसी कशिश शामिर में है या इस रिश्ते में जिसमें वो दोनों इस वक्त बंधे हुए हैं, कि वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर शामिर के दिए गए जख्मों से ज़्यादा इन जख्मों पर शामिर के लम्स के मरहम के लिए तड़प जाती थी। छोटे छोटे कदम लेती वो शामिर के करीब जाकर खड़ी हुई तो नजरें शामिर के बढ़े हुए हाथ पर ठहर सी गई। एक बागी आंसू रुबा की पलकों की बाढ़ तोड़ता हुआ शामिर की हथेली पर गिरा तो शामिर ने जबरदस्त से अपने जबड़े भेज लिए। रुबा का हाथ थामकर एक झटके में रुबा को अपनी गोद में बिठाया। सिगरेट जमीन पर फेंककर पाँव से मसली और चेहरा रुबा की गर्दन में छुपा लिया। जब जानती हो कि तुम मेरी जुनूनियत और मेरे नाम के पिंजरे में कैद हो चुकी हो और अब रिहाई नामुमकिन है तो फिर इस तरह फड़फड़ाने का मकसद चुपचाप जो हो रहा है होने दो और मुझे इस खाली पिंजरे की तन्हाई का फायदा उठाकर खुद में गुम हो जाने दो। सर्द लहजे में कहते हुए इसका आखिर में लहजा जुबानी हुआ। साथ इसके सर से पिन नेकलेस उतार कर दुपट्टा इसे दूर किया और हाथ पीछे ले जाकर ब्लाउज की जो बैक लेस थी और एक ही नाजुक मोतियों से बनी हुई माला पर मुश्तमिल डोरी के सहारे पे थी और इसके खींचने से वो नफीस मोतियों की बनी डोरी टूटकर छन छन करती संगे मरमर से बने चिकने फर्श पर बिखरती चली गई। रुबा ने तड़प कर शामिर को देखा और जान लोबों पे आ गई। शामिर ने रुबा के देखने पर आंख दबाई। रुबा ने शानों से फिसलती हुई शर्ट को दोनों हाथों से थामकर फिसलने से रोका। शामिर ने इसे गोद में उठाकर बाथरूम तक लाया और अंदर आके इसकी लाइट्स ऑन की और दरवाज़ा लॉक किया और इसे नीचे उतारकर अपने पाँव पे खड़ा करते बाथरूम के वस्त में लाया और एक हाथ से शॉवर ऑन करते हुए वही हाथ इसकी कमर में हाइल कर दिया। इसके बालों को नरमी से पकड़कर चेहरा बुलंद करते इसके मुंह को शावर के सामने कर दिया। इसकी शफाफ सफेद गर्दन पर फिसलती पानी की बूंदों लकीरों को देखते इसने अपने धोखते होंठ अचानक इसकी शारक पर सबत कर दिए। मीर इसके लबों के धोखते लम्स और तेज ठंडे पानी की फवार पड़ने से सरगोशी निकली। वो तड़प कर इसके सीने में छुपती इसके पाँव पर पैर रखकर इसके सीने के गिर्द हिसार बनाकर इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। आइंदा अगर किसी लड़की को मेरे करीब देखो तो पलटने की बजाय सवाल जवाब वहां आकर लड़की के सामने करना। बीवी होने का हक इसके सामने जताना, तब हर सवाल का जवाब भी दूंगा और किरदार की सफाई भी पेश करूंगा। मगर जब पलट आओ तो मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता फिरूंगा। फिर जो तुम्हारे दिल में आए सोचती रहना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। रुबा की गर्दन पर अपनी नाक को ट्रेस करते सर्द लहजे में सरगोशी की
तो रूबा ने होंठ दांतों तले दबाकर अपनी सिसकी रोकी। चाहे तुम्हें किसी और के साथ सोचते हुए मुझे जानलेवा तकलीफ से गुजरना पड़े। गाल शामिर के गाल पर टिकाते नम लहजे में सरगोशी की तो अपने चेहरे पर रूबा की नरम गरम सांसों की तपश महसूस करके शामिर ने नजरें उठाकर रूबा के चेहरे की तरफ देखा, जो बाहों का हिसार बनाए शामिर की गर्दन के गिर्द बांधे गाल शामिर की गाल से टिकाए आंखें मूंदे हुई खड़ी हुई थी और दोबारा इसके कान में सरगोशी की। मैंने तुम्हें सोचने का कहा है, मुझे किसी और के साथ जोड़ने का नहीं। अगर मेरा नाम अपने अलावा किसी के साथ लिया या किसी को सिर्फ अपने शक की बुनियाद पर मेरे साथ सोचा तो तुम्हारी इस नन्ही सी जान को ये बहुत महंगा पड़ेगा। रूबा को बाहों में भरता बाथरूम से लेकर आया और बेड की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। नरमी से रूबा को बेड पर लेटाकर खुद इस पर झुकाया, अपने दोनों हाथ रूबा के एतराफ में रखकर खुमार आलूद नजरों से रूबा के चेहरे का तवाफ करने लगा, जिस पर रूबा ने बुरी तरह नर्वस होते हुए अपनी हथेली शामिर की आंखों पर रख दी, जिस पर शामिर के मुँछों तले अनाबी लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। रूबा की हथेली आंखों से हटाकर इस पर अपने लब रखकर रूबा के हाथ को कलाई से थामकर अपने कंधे पर रख दिया। तुम मुझे नर्वस कर रहे हो, नजरें शामिर के होंठों पर जमाए मध्यम लहजे में कहा तो शामिर का दिलकश कहका रूम की फसों की इस फजा में गूंजा। और तुम बुरी तरह मेरे हवासों पर छा रही हो। रूबा के माथे पर धोखता लम्स छोड़ते हुए भोजन लहजे में सरगोशी की तो हया के बोझ से रूबा की पलकें झुक गई। इन उठती गिरती पलकों की चिलमिन को देख शामिर बेखुद सा होता रूबा के गुलाबी पड़ते गाल पर झुका, फिर बिना रूबा को समझने का मौका दिए पूरी शिद्दत से इसके नाजुक होंठों पर झुकाया। अपने होंठों पर शामिर का दुखता लम्स महसूस करके रूबा को अपने पूरे जिस्म में कभी कभी तारी होती महसूस हुई। शामिर के हाथों के बेबाक लम्स को अपने वजूद पर हरकत करते महसूस करके रूबा बिन पानी के मछली की तरह तड़प सी गई, जिस पर शामिर ने अपने वजूद का सारा बोझ रूबा पे डालकर इसे बेबस कर दिया। रूबा के होंठों पर अपनी शिद्दतें निछावर करते वो पल में इसकी जान हलकान कर चुका था। कमरे के फसूखेज फजा में छाई मैनीखेज खामोशी में शामिर की तेज चलती सांसों और रूबा की बिखरी सांसों का शोर रक्स पैदा कर रहा था। अपने सीने पर नाजुक हाथों के वार महसूस करके शामिर पीछे हुआ तो रूबा ने इसे धक्का देकर खुद से पीछे करके करवट बदल ली। अपने सीने पर हाथ रखकर अपने बिगड़े तनफ्फुस और बेतरतीब हुई धड़कनों को संभालती वो हलकान हो रही थी। अभी तो आगाज था और शामिर की इतनी सी कुर्बत पर रूबा को अपनी जान लोबों पर आई महसूस हो रही थी। जाने शामिर, आज इजाजत दो कि मैं आज हम दोनों के जिस्मों को एक जान कर दूं। पलट कर रूबा के कान में गंभीर लहजे में सरगोशी की तो रूबा ने आंखें बंद करके सर अस्बात में हिलाया, जिस पर शामिर ने रूबा को बाहों में भरकर हाथ बढ़ाकर कंफर्टर से दोनों के वजूद को ढांपकर अपने दोनों हाथ रूबा की कमर के गिर्द बांधे। रूबा की आंखों में अपनी बेबाक नजरें गाड़े इसकी शर्ट को कंधे से सरकाया तो रूबा ने सरल से पलकें झुका दी, जिस पर शामिर का दिलकश कहका गूंजा। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके रूबा को खुद में भेज लिया और पूरी रात इस पे अपनी जुनूनियत की बरसात करता रहा। और इस तरह एक खूबसूरत रात अपने इख्तिताम को पहुंची और इसी तरह इस नॉवल की एपिसोड भी अपने इख्तिताम को पहुंची। और अगर आप सबको शामिर रूबा की रोमांटिक स्पेशल एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।